जो अपन लास्ट क्लास में जब पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ रहे थे बेटा? ठीक है, जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा? अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप का पढ़ लिया था। अब बेटा देखो, अपन ने बेसिक सारे पढ़ लिए, अब अपन अपनी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे SN1 एंड SN2। क्लियर है कि भाई रिएक्शन क्या है, रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है बेटा? SN1 और SN2। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट इन द सेंस कैसे बेटा, कि अगर अपन बात करें SN1 रिएक्शन, किसकी बात करें बेटा? SN1 रिएक्शन और SN2, इन दोनों रिएक्शन को अच्छे से समझना बेटा। इस SN1 को बेटा जैसे उर्दू पढ़ते हैं ना पीछे से, उल्टा पढ़ना है। उल्टा पढ़ना मतलब वन लास्ट में, सबसे पहले वन को पढ़ो। वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। क्या होता है बेटा? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ रही बात में? और जो SN2 है, क्लियर है, ये क्या है बेटा? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों चीज समझ में? SN1 क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि SN2 क्या है बेटा? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों चीज समझ में आए? पहले तो नाम सबको क्लियर होना चाहिए। अब रिएक्शन होती कैसे? देखो सब्स्टिट्यूशन है मतलब एक लिविंग ग्रुप ढूंढना है पहले तो। क्या ढूंढना है? लिविंग ग्रुप। देखो दोनों रिएक्शन एकदम पैरेलल चलती है बेटा, SN1 SN2। अभी समझते जाओ कैसे, पूरा समझने के बाद ही समझ में आएगा। पूरी कहानी सुन लोगे ना कि कौन SN1 देगा कौन SN2, अभी मत सोचो, अभी देखते जाओ SN1 होता क्या, SN2 होता क्या। जैसे बेटा मैंने पहला केस लिया ये वाला, यहाँ पे X मतलब कोई लिविंग ग्रुप है। जनरली ये SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन हेलोजेंस की है, तो अपन ने बोल दिया हेलाइड है। कौन है बेटा? हेलाइड। अब आपको पता है कोई भी हेलोजन है तो उस पे X है, और X पे कैसा चार्ज होगा बेटा? पार्शियल नेगेटिव। क्या होगा? और कार्बन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बोलो कोई दिक्कत है? तो अब सिंपल सी कहानी है कि बेटा क्या होता है कि बेटा जो लिविंग ग्रुप है X, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा सकता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा सकता है। अपन बताएंगे क्यों जाता है बाद में, लेकिन अभी मान लिया जा सकता है। तो अगर ये बाहर चला गया तो X पे क्या आएगा? नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब ये बाहर गया तो बाहर आगे आ गया, अब ये वापस अटैक करके पीछे भी तो जा सकता है। वापस अटैक करके क्या जा सकता है? पीछे। जैसे X माइनस इस पे वापस अटैक कर देगा, रिएक्शन कहां चली जाएगी बेटा? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? तो अब हमारे पास ये कहानी आ गई कि X माइनस इस पे अटैक करके रिएक्शन को कहां ले जा सकता है बेटा? बैकवर्ड। पॉसिबिलिटी है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो ये कभी आगे आएगा कभी पीछे, कभी आगे आएगा कभी पीछे। अब इसी को अपन अगर मान लो कि किसी बार ये आगे आया, X माइनस पॉजिटिव चार्ज, X माइनस पानी पीने चला गया, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। न्यूक्लियोफाइल क्या कर दे? और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे तो कुछ और बन जाएगा, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी? क्योंकि यहाँ X साहब कौन है? न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही X आएगा तो ये क्या कहेगा? अब जगह नहीं है। जैसे छोरी के साथ हुआ, हर्षल इसकी जगह बैठ गई, अब ये रोती फिर रही है। क्लियर है? ये पानी पीने गई और ये बैठ गई। तो सेम कहानी है बेटा कि ये X बाहर गया अंदर। अब जो पहली रिएक्शन ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर ये X बाहर जाए ही नहीं तो क्या रिएक्शन हो सकती है? भाई न्यूक्लियोफाइल के तो खूब मन में यहाँ अटैक कर दूं, लेकिन तब करेगा जब X बाहर जाएगा, और X बाहर जाएगा अटैक करने आए फिर से अटैक कर दे। मतलब X बाहर निकला क्या? अटैक कर, अटैक करने आए फिर से जुड़ जाएगी, चल भाग यहाँ से। तो मतलब सारा खेल पहली स्टेप का, पहली स्टेप रिवर्सिबल है। कैसी है बेटा? क्योंकि बाहर निकला पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से इनमें अट्रैक्शन हो गया, फिर अटैक कर दिया। भाई पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन ही तो है। बाहर निकला, निकलते का अच्छा तेरे पे पॉजिटिव, फिर से अटैक कर देगा। तो ये रिएक्शन आगे पीछे चलती रहेगी। मतलब सारा का सारा रिएक्शन का जो सेंटर है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी इस पहली स्टेप पे डिपेंड करता है। और इसका मतलब पहली स्टेप कहीं देर तक कंप्लीट ही नहीं होती, आगे आता है वापस पीछे भाग जाता है, वापस आता है, मतलब कंप्लीट ही नहीं हो रही पहली स्टेप। तो इसका मतलब जो पहली स्टेप, दो स्टेप होगी, पहली और ये दूसरी। दूसरे में तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। तो पहली स्टेप ही आपकी स्लो स्टेप है, पहली स्टेप ही आपकी क्या है? और यही आपकी आरडीएस है। आरडीएस का मतलब अपन काइनेटिक्स में पढ़ गए हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब सारा का सारा खेल पहली रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि X माइनस का बाहर जाना। ये बाहर जाएगा न्यूक्लियोफाइल की तो क्या ही है, जब बाहर जाए मिलेगा तो अटैक कर देगा। तो ये फास्ट है। ये क्या है बेटा? क्योंकि कंपटीशन है इसको, X माइनस वापिस अटैक ना कर दे, सब पहले तेजी से अटैक करता है। और जो हमें पता है जो फास्ट स्टेप होती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं। मतलब मैं तुम्हें कहूं छोड़ो न्यूक्लियोफाइल ताकतवर के होगा, मैंने कहा कमजोर होगा, मुझे फर्क है। फास्ट स्टेप से कोई लेना देना नहीं, हमारा सारा ध्यान किस पे होना चाहिए? स्लो स्टेप। फास्ट स्टेप जिए मरे कोई मतलब है। अगर ये पहली स्टेप हो गई तो पक्का दूसरी स्टेप तो हो ही जाएगी। आई बात में? इस मैकेनिज्म में देखो ध्यान से, तो अगर पहली स्टेप ही आपकी स्लो स्टेप है, ध्यान समझो बेटा, पहली स्टेप क्या है बेटा आपकी? स्लो स्टेप।
तो अगर मैं इसकी अब इसका मतलब है 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, और जो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ के आए, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। और बेटा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उनमें अगर अपन बात करें तो ये इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म गिवन है, और मैकेनिज्म गिवन है तो हर स्टेप क्या होता है? एलिमेंट्री। हर स्टेप क्या होता है? एलिमेंट्री। और जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा वो किससे लिखा जाएगा? स्लो स्टेप से। और स्लो स्टेप से तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अब स्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कौन है? रिएक्टेंट। कौन है? तो अपन क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट की पावर है 1। क्या न्यूक्लियोफाइल है क्या उसमें? तो न्यूक्लियोफाइल की पावर है 0। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है SN1 न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर का है, तो क्या बोलोगे? 0 ऑर्डर का है। कौन सा ऑर्डर का है? आई बात में। और रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा, अगर मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल भी तो बोल सकता हूँ, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऐसे पूछ सकता है इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। हमारी बात में पर न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना। इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑल ओवर ऑर्डर पे कितना आया बेटा? 1। हमने सिर्फ इसी से देखा है बेटा। और एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने हैं? 1। तो इसलिए ऑर्डर भी कितना हुआ? 1। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री में। तो ये स्टेप तो एलिमेंट्री है ना बेटा, तो R1। तो नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया? 1। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं SN1। क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आया इसको SN1 क्यों बोलते हैं? बोलो कोई दिक्कत है? एक तरीका तो ये हुआ। तो क्या तरीका हुआ कि X पहले गया, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। फिर न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? अटैक। अरे धर ले इसने, दिख रहा है मेरे को। इधर उधर इधर इतना शाना मत इधर उधर। हाँ सीधा से बैठ जा। क्लियर है? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं कि पहले कौन हुआ? X बाहर गया, X से बाहर गया, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। मैंने कहा एक तो तरीका ऐसा है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका देखो बेटा, अपने पास है CH3X। कौन है बेटा? यहाँ पे कार्बन है, उस पे 3 नाइट्रोजन और एक क्या लगा हुआ है? X। बोलो कोई दिक्कत है? अपन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन 3 नाइट्रोजन को अलग अलग लिख सकते हो। देखो ऐसे, ये X है। तो यहां तो पहले मैंने कहा X गया, फिर न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा तरीका क्या है बेटा? जैसे ये छोरी उठ के चली गई थी तो ये बैठ गई। दूसरा तरीका क्या हो गया बेटा? कोई बैठा हुआ उसको पाया, पकड़ के फेंका और खुद बैठ गया। खुद मतलब न्यूक्लियोफाइल आया, X लगा हुआ था, X के लात मारी, X को बाहर निकाला और खुद उसकी जगह बैठ गया। ये भी तो सब्स्टिट्यूशन है। ये सब्स्टिट्यूशन तो क्या था? X चला गया, फिर न्यूक्लियोफाइल आया था। इसमें क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल आता है। अब देखो, किसी को अगर उसकी जगह से हटाना है तो आप सामने से खींच के नहीं हटा सकते। जैसे यहाँ कोई खड़ा, आपको उसकी जगह खड़ा होना है तो सामने जाके उसको खींचोगे तो अपोज करेगा। आप क्या करो? उसके पीछे जाके धक्का मारोगे, वो आगे जाके खड़ा हो जाएगा, आप उसकी जगह। तो सेम कहानी है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है। क्या करता है बेटा? जैसे ये लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप के न्यूक्लियोफाइल क्या आता है बेटा? बैक साइड से। जैसे लिखा है ना, इसे तो दिखाया नहीं, इसको इधर देख लो। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। क्या करता है? अब बैक साइड से अटैक करता है तो क्या करता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? कार्बन से बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है। बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, और जो एक्स है वो बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देता है। भाई न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना शुरू करता है और एक्स क्या करता है? बॉन्ड तोड़ना शुरू। तो ना तो ये परफेक्ट बॉन्ड है, ना ही ये परफेक्ट बॉन्ड है। भाई उसके बॉन्ड टूटना शुरू हो चुका है, इसके बॉन्ड बनना शुरू हो चुका है। ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है। यहां तो कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट था। कार्बोकेटाइन क्या था? ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, तो ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है बेटा? ये बॉन्ड बनाना शुरू कर चुका है और बॉन्ड तोड़ना शुरू कर चुका है। और नेक्स्ट क्या होगा बेटा? एक्स चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ये सारा का सारा एक ही स्टेप में हो रहा है। किसमें हो रहा है बेटा? 1 स्टेप। यहाँ 2 स्टेप मतलब पहले कार्बोकेटाइन बनता है, कहता 2 मिनट सांस लेने दे, अब अटैक कर। तो ये 2 स्टेप हुई। क्या हुई बेटा? 2 स्टेप। यहाँ मौका ही नहीं है बेटा, यहाँ मौका ही, एक्स को धक्का देके बाहर निकाल रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, वो बाहर ही जुड़ गया। तो अलग 2 स्टेप है। यहाँ तो पहले एक्स निकला फिर हुआ। तो देखो न्यूक्लियोफाइल आपको मैं ट्रांजिट स्टेट और इंटरमीडिएट में डिफरेंस पहले समझा चुका हूँ कि सर इसका भी ट्रांजिट स्टेट होगी, कि हाँ इसकी भी होगी। इसमें भी एक्स निकलता हुआ दिखेगा, पर अपन ने बनाया नहीं। इसमें तो इसलिए बनाया क्योंकि एक ही तो स्टेप है। तो अब इसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, एक्स बाहर निकलता जा रहा है, एक्स निकल गया, जुड़ गया। तो ये अटैक किस साइड से किया बेटा? बैक साइड से। किससे किया बेटा? बैक साइड से। तो अपन क्या बोलते हैं? बैक साइड अटैक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? बैक साइड अटैक होता है, फ्रंट से अटैक नहीं होता। पर कार्बोकेटाइन पे तो कोई नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा।
प्रेजेंट अगर वहां न्यूक्लियोफाइल हुआ, एक्स बाहर निकल गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ तो बना पड़ा रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल हुआ तो टेक कर देगा। क्लियर? इसकी कार्बोकेटाइन से एलिमिनेशन भी होती है, आगे पढ़ेंगे। ये कोई और रिएक्शन करने भी जा सकता है अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ तो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक्स बाहर चला गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। और अब देखो ध्यान से, एक स्टेप रिएक्शन है, और जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं वैसे भी। तो ये तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, SN2 रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री। अब अगर मैं इस रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स देखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट। क्या इसमें रिएक्टेंट का भी रोल है? तो रिएक्टेंट की पावर है 1, न्यूक्लियोफाइल का भी रोल है, न्यूक्लियोफाइल की पावर है 1, तो टोटल ऑर्डर कितना हुआ? इसलिए इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अब देखो SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुई? दो में। दो में कि एक में? सॉरी, एक में। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुई? एक में। और SN1 कितने में हुई? दो में। तो देखो, नाम SN1, स्टेप कितने? दो। नाम SN2, स्टेप कितने? एक। तो वो डायलॉग नहीं, SN2 सुन के दो स्टेप समझा गया, एक स्टेप है अपन। कितना है? क्लियर? गलती नहीं करना, एक स्टेप में कितने में? ये गलती हो जाती है बेटा कि SN2 मतलब दो स्टेप, टू इसलिए क्योंकि ऑर्डर टू है। ऑर्डर क्या है? टू। इसी तरह से इसमें क्या है बेटा? SN1 ऑर्डर 1 है, स्टेप 2 है। याद रह जाएगा बेटा। ये पूछता है बेटा कि SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? एक स्टेप। क्लियर? और ये कितने में होते हैं? दो में। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हर स्टेप एलिमेंट्री है, लेकिन ये तो पूरी एलिमेंट्री है। तो क्या इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी डिफाइन है? इसकी ऑल और मोलिकुलरिटी डिफाइन है। अब देखो ध्यान से, हमें ऑर्डर पता लग गया, कहानी समझ में आ गई कि अब ये तो काइनेटिक्स समझ में आई है। हमें क्या समझ में आई? केमिकल काइनेटिक्स। इसका नाम समझ में आई है, SN2 और ये SN1 है। अब देखो, ये बैक साइड अटैक करता है। आपको याद करो, मैं केमिकल काइनेटिक्स में एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने पढ़ा था कि जो कोलिजन थ्योरी पढ़ाया था उसमें बताया था कि ओरिएंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो क्या इस रिएक्शन में हमेशा बैक साइड अटैक ही होना चाहिए? तो होता है ना प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर इस रिएक्शन में फ्रंट से अटैक कराओगे तो कुछ ये आगे केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कोलिजन, तो इसका कोलिजन कहां से होना चाहिए बेटा? बैक साइड से। इसमें तो कोलिजन का पंगा है ही नहीं, एक्स निकलने के बाद कहीं से अटैक करे कोई मतलब है? क्या बात समझ में आई बेटा? बोलो, दोनों रिएक्शन क्लियर हुई सबको? पक्का? नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब समस्या नेक्स्ट क्या है बेटा? ध्यान समझो कि भाई ये रिएक्शन होती कब है? ये रिएक्शन होती और ये रिएक्शन कब होती है? हमें रिएक्शन तो समझ में आ गए दो तरह के, एक में एक्स निकला फिर न्यूक्लियोफाइल आया, एक में न्यूक्लियोफाइल ने लात लेके निकाल दिया। सारी बात में ये सिर्फ एक स्टेप हुई, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हुई। इसमें पहले इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन किया। आगे बात में, अब देखो बेटा ध्यान से कि हमारे पास दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने सबसे पहले क्या लिया बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, और मैंने कहा इसको पोलर प्रोटिक में कराओ। इसमें कराओ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है बेटा? किस तरह कल पढ़ाया था, वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को पकड़ लेता है, दोनों को पकड़ लेता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा वो इस न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लेगा? और अगर इस अपने न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लिया तो समस्या है। किस तरीके से? अगर वो न्यूक्लियोफाइल को पकड़ के बैठ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा तो रिएक्शन है। बोलो, कोई दिक्कत है? किस तरह? तो समस्या होगी। तो क्या ये SN2 रिएक्शन पोलर प्रोटिक मीडियम में हो सकती है क्या? कि सर ये पोलर प्रोटिक में होना तो मुश्किल है, पोलर प्रोटिक में होना मुश्किल है। अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज अपना, तो ये जनरली ये रिएक्शन किस में होती है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। जनरली बताया, ऐसे फिक्स नहीं है ना। तो रिएक्शन किस में होगी बेटा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। बोलो, कोई दिक्कत है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल को पकड़ के बैठ जाएंगे वो। आ रही बात में? तो इसलिए जनरली किस में होती है? एप्रोटिक में। किस एप्रोटिक में? क्यों? क्योंकि बेटा एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट को एनाइन से कोई लेना देना ही, अरे पढ़ाया था ना कल। अगर वो एनाइन से कोई लेना देना है तो न्यूक्लियोफाइल मस्त हो गया अटैक करेगा। कि सर डाल ही क्यों रहे हो फिर सॉल्वेंट? डाल ही क्योंकि बेटा मुझे पता है न्यूक्लियोफाइल अकेला नहीं होता। किसी भी रिएक्शन में जैसे हमने HCl डाला तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, दोनों साथ साथ रहेंगे। तो मतलब किसी रिएक्शन में आप न्यूक्लियोफाइल डालते हो, जैसे न्यूक्लियोफाइल फ्री थोड़ी होता है, साथ में इलेक्ट्रोफाइल भी तो होता है उसके। बोलो, होता है कि नहीं होता? मैं चाहता हूं न्यूक्लियोफाइल फ्री हो जाए, तो मुझे किसको पकड़ लेना है? और ये ताऊ इसको पकड़ने में तो एक्सपर्ट है ही। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको पकड़ लेगा? इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ लेगा। तो न्यूक्लियोफाइल आजाद, और न्यूक्लियोफाइल आजाद तो वो अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो SN2 रिएक्शन होगी।
बोलो कोई दिक्कत है इसमें? आई बात समझ में? तो देखो बेटा ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है। देखो रिएक्टेंट को मैं इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूँ, न्यूक्लियोफाइल है तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल ही हुआ। तो दोनों पे डिपेंड करती है। अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन 100 गुना बढ़ा दी तो SN2 रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन 100 गुना बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो जाएगी? 100 गुना। अरे पढ़ाया था ना काइनेटिक्स में। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5 गुना बढ़ाई तो एक ऐसी रिएक्शन है जो रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, SN2। और जो सिर्फ रिएक्टेंट पे करती है वो SN1। SN1 रिएक्शन में मैंने न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को 50 गुना बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन है कुछ नहीं, SN1 में तो होता ही नहीं है ना। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो बढ़ जाएगा। मैं कहूं SN2 रिएक्शन में रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन दुगुनी कर दी तो ऑल ओवर रेट ऑफ रिएक्शन है 4 गुना, 2 गुना इससे 2 गुना इससे। आई बात समझ में? ये मीडियम का भी समझ में आ गया पोलर अप्रोटिक क्यों करती है कि पोलर प्रोटिक है तो ये हाथ जोड़ेगा। क्या करेगा? क्यों जोड़ेगा हाथ? है क्योंकि पोलर प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लेगा और न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लिया तो टेक है। बोलो कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं इस रिएक्शन की, SN1 की। SN1 को अपन ने कहा कि पोलर प्रोटिक में करवा दे तेरे को या अप्रोटिक में करवाएं, तो कहा पोलर प्रोटिक में। तो हमने कहा क्यों? तो कौन सा साहब ज्यादा तेरे को प्रोटिक में कराएं? कि देखो पहले दो बातें कि यहाँ प्रोटिक सॉल्वेंट दो काम करेगा। इस सर दो काम क्या करेगा? देखो ये अपने पास X है, अपने पास कौन है? X। हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल रखा है। ये पानी, ये कौन है बेटा? पानी। आपको पता है पानी में इस ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे डेल है। और ये अपने पास X है, कौन है बेटा? X। अब इस X पे नेगेटिव चार्ज है, क्या चार्ज है? डेल है। अब वो बाहर नहीं आ रहा, बाहर है। उसको लगता है बाहर जाके क्या करेंगे ये बेटे। अब उस पर नेगेटिव चार्ज तो है, पोलराइज तो हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये पानी क्या करता है? अपने हाइड्रोजन से इसको क्या लगाता है? इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इस को कहते हैं बाहर आजा मजे करेंगे, बाहर आजा। कि बाहर आया तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। कि चिंता क्यों करता? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तेरे पास नेगेटिव चार्ज है, बाहर आ तो सही। तो ये जो सोचता है चलो बाहर चलते मजे करेंगे, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, तो ये यहाँ से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकले अपने कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अपने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो X माइनस बाहर निकला, उस जैसे X माइनस ऐसे बाहर निकला, इस X माइनस को कौन घेर लेगा बेटा? पानी घेर लेगा। इस तरह से पानी घेर के बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? क्योंकि पानी के हर हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? अगर हर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? इससे अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो इसे पकड़ के, और पकड़ के बैठने से फायदा क्या होगा? इसको अटैक नहीं करने देगा। कल तो बाहर चला जाना मजे कर लेंगे, वापस बाहर बाहर। जैसे ही बाहर आया पकड़ के बैठ गया, चारों ओर से घेर के बैठ गया। अब ये कहता है मुझे वापस जाना है, कि भूल जा, वापस जाना होना कुछ नहीं होता। और अपना क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? तो इसने पहले देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने एक्स को निकालने में हेल्प की। एक्स समझ में आ गया एक्स बाहर क्यों निकला? इस पोलर प्रोटिक के सॉल्वेंट के लालच के कारण। हमारे पास इस लालच में आगे क्या निकल गया बेटा? बाहर। दूसरा थिंग देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला ये कौन है? कार्बोकेटाइन। तो ये एक्स ने कहा वो कार्बोकेटाइन भी मरेगा, मुझे तो पकड़ लिया। उसका क्या होगा? कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हम केटाइन और एनाइन दोनों को क्या करते हैं? स्टेबलाइज। तो क्या ये केटाइन को भी स्टेबलाइज कर देंगे? कब तक? ताकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तब तक। भाई जब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने नहीं आए पहली स्टेप सेकंड स्टेप में, तो ये जैसे इसको बाहर निकल के पकड़ा तो कहा वो कार्बोकेटाइन मरेगा। कि चिंता मत कर, उसका भी इंतजाम है, हम स्टेबल कर लेंगे और अब बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही देगा। बोलो कर देगा कि नहीं कर देगा? अब बच्चे के दिमाग में एक नई चीज आती है कि सर सारी बात ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लिया तो, क्योंकि एनाइन तो ये भी है। बोलो पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता? वो जिस एक्स माइनस को पकड़ा वो न्यूक्लियोफाइल को पकड़ेंगे। तो हमें पता है न्यूक्लियोफाइल हमारी कौन से स्टेप में आता है? और सेकंड स्टेप GHI। मैंने तुम्हें काइनेटिक्स में सिखाया था, अगर सेकंड स्टेप डिले भी हुई, भाई आपको घर वाला रास्ता बताया था ना, अगर आप सेकंड स्टेप में कोई चेंज करोगे तो 1-2 मिनट का चेंज होके रह जाएगा, इससे ज्यादा चेंज सारा खेल फर्स्ट स्टेप का। मैंने बताया था जब आप घर जाते हो तो सेकंड स्टेप 2 घंटे वाली में चेंज करने की जरूरत है, पहली और थर्ड स्टेप में आपसे 1 मिनट का 5 मिनट कर दो, कोई फर्क है? तो मुझे पता है न्यूक्लियोफाइल मेरी फास्ट स्टेप है, ऊपर से मैं न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट ज्यादा डाल दूंगा। हमारी बात में तो मुझे इससे कोई वैसे भी लेना देना। अगर न्यूक्लियोफाइल को पकड़ भी लिया तो न्यूक्लियोफाइल कहेगा कोई बात नहीं, तू तो पहला आजाद था,
तो निकलता था, अटैक कर देता था। अब तो कंपटीशन बराबर होगा। कंपटीशन क्या होगा, पहले तो बेटा एक्स निकलता नहीं था बाहर, निकलता तो वापस खुद ही अटैक कर देता था। अब न्यूक्लियोफाइल क्या कहता है, इसको पकड़ लो, मुझको पकड़ लो, दोनों में तो ताकतवर होगा, अटैक कर देगा वापस। और दूसरी बात, ये मेरी फास्ट स्टेप है, मेरी क्या है, मुझे क्या मतलब जिए या मरे, मुझे तो सिर्फ स्लो स्टेप वालों को देखना है। किसको देखना है, तो क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मेरे काम की चीज है कि सर पहले तो एक्स को बुला के बाहर ले आता है, फिर पकड़ के बैठ जाता है, जो कार्बोकेटाइन बनता है उसको भी स्टेबल कर देता है, कि न्यूक्लियोफाइल जिए मरे मुझे कोई मतलब है नहीं है। तो क्या ये रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए एकदम सुटेबल है, आ रही बात समझ में। तो अपन क्या कहेंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर है SN1 रिएक्शन, इट ए क्या लिखा है, activate living group, it activate a living group to live and also stabilize a both cation and a anionic part। आगे बात समझ में। अब बेटा जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानते हो ना एप्सिलॉन, क्लियर है, ये जितना ज्यादा होगा बेटा उतना बेटर क्या होगा बेटा, वो पोलर सॉल्वेंट होगा, और उतना ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उतनी क्या होगी बेटा, जितना पोलर डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होगा उतना क्या करेगा बेटा, बेटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, जितना बेटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उतनी SN1 को क्या करवाएगा ज्यादा। क्या बात समझ में आई बेटा, हाँ बेटा, हाँ तो पकड़ के रखता है, इसको भी स्टेबलाइज करके रखता है। हाँ तो स्टेबल कर ले तो मुझे इसे ये एक्स वापस अटैक नहीं करना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल तो इस पे आगे अटैक कर ही देगा ना भाई, तब तक इसको पकड़ के रख जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आ जाए, पकड़ के इसको भी रख, पकड़ के इसको, दोनों को अलग अलग रख, न्यूक्लियोफाइल आके अपने आप देख लेगा। वो न्यूक्लियोफाइल का स्टेप तो फास्ट स्टेप, उससे मेरे को लेना देना नहीं, हम काइनेटिक्स में पढ़ गए, हमें सिर्फ स्लो स्टेप से मतलब, किससे मतलब है, स्लो स्टेप में इनकी वापस रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ये कहता मैं पकड़ के रखूंगा चिंता मत करो। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या सीखा कि सर देखो SN1 रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें पहले एक्स बाहर जाए, कार्बोकेटाइन बने, फिर न्यूक्लियोफाइल आए। इसमें कौन है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, एक्स माइनस को बाहर निकाले, ट्रांजिट स्टेट के थ्रू, वन स्टेप में हो, ये टू स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना नहीं है, न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों से लेना देना है। हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो रेट ज्यादा होगी, इसको कोई मतलब है नहीं, कैसे लल्लू लालो कोई फर्क है नहीं पड़ता। दूसरा ये पोलर प्रोटिक में होती है, पोलर एप्रोटिक में, पोलर प्रोटिक में क्यों होती है, क्योंकि वो कैटायन एनायन दोनों को स्टेबलाइज करता है, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए, इसको कोई मतलब है नहीं है। क्या जी, क्या मजबूत हुआ तो नहीं होगी, वो अभी तो बात ही नहीं हुई, कब होगी कि अभी तो मैंने दो केस बताए हैं, कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं करेगा वो तो बात ही, मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो एक सिचुएशन तो ऐसी है कि एक तो ऐसा है कि एक्स को निकाल के न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, दूसरी सिचुएशन कैसी है बेटा कि एक्स चला जाए फिर न्यूक्लियोफाइल आ जाए। मैंने तो दो सिचुएशन बताए, कब एक्स मजबूत होगा कब नहीं होगा, किसी को अपन ने बात ही नहीं की, तो बात की बात है। ठीक है, पहले रिएक्शन तो सीखे कि कैसे होती है, आगे बात में। नेक्स्ट देखो बेटा कि अगर मैं SN1 रिएक्शन में देखूं तो SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ, जो आपके जो स्लो स्टेप है उसमें इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है कि बेटा हम काइनेटिक्स में पढ़ के आए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो अपन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटाइन। अगर बेटा SN1 रिएक्शन उनकी होगी, किन की होगी, इतने सारों में से उनकी SN1 होगी जिनका कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल, कार्बोकेटाइन क्या होगा स्टेबल। तो जिन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा ज्यादा, वही SN1 ज्यादा देंगे, वही SN1 है। अगर मैं तुम्हारे सामने चार तरह के हैलाइड रखूं, ये आपका टर्सरी हैलाइड है बेटा, क्योंकि जो ये कार्बन है टर्सरी कार्बन है, कैसा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है। ये जो कार्बन है ये आपका कैसा कार्बन है, सेकेंडरी। ये आपका कैसा है, प्राइमरी। और ये मिथाइल कार्बन है, जनरली इसको भी कई बुकों में प्राइमरी लिखा रहता है। अगर मैं इन चारों की बात करूं तो इन चारों में अगर मैं कहूं कि कौन ऐसा है माइका लाल जो SN1 सबसे ज्यादा देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप तो एक्स निकाल दो सब में से, जैसे एक्स निकालोगे इसका भी क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, इसका भी क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, इसका भी क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, इसका भी क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। और अपन रह गए शाने, अपन क्या रह गए, अगर SN1 पूछता है तो हमें इंटरमीडिएट की क्या देखनी है, स्टेबिलिटी। जो ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन कहां बना है, टर्सरी कार्बन पे, इसलिए से बोलते हैं टर्सरी कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, इसको प्राइमरी, इसको मिथाइल। अब जो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बना है इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9, इसके पास है 6, इस पे 3, इस पे कुछ नहीं,
तो आपको पता है इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या ये टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है? कि सर ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। और अगर ये टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिखा तो ये सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की बात करूं तो SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन किसकी सबसे ज्यादा होगी? जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये कहेगा मैं जो इंटरमीडिएट बनाऊंगा वो सबसे, तो मैंने कहा रेट तेरी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, और फिर बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं SN2 की, कि सर SN2 में आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे कहां से? यहां तो इंटरमीडिएट ही। मैंने कहा बात तो तेरी सही है, बात तो तेरी। फिर कैसे निकाले? कि देखो बेटा SN2 रिएक्शन में होता क्या है कि सर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है? अब देखो बेटा मेरे पास तीन तरह के एलाइड है। कितने तरह के एलाइड है बेटा? तीन तरह के एलाइड अपने पास। ये कौन सा एलाइड है? टर्सरी। ये कौन सा? देखो सेकेंडरी, ये प्राइमरी, और ये मिथाइल। अब देखो बेटा इस पे तीन CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, क्या तीनों बल के ग्रुप लगे हुए हैं? तो क्या बैक साइड से अटैक करना पॉसिबल है क्या? इस एक्स के बैक साइड से अटैक करना क्या है बेटा? पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है बहुत ज्यादा। जब ये सेकेंडरी है तो कुछ तो आसान हुआ, कुछ आसान। प्राइमरी में और आसान हुआ, और इसमें तो आसान ही आसान है। तो यहां अटैक करना क्या है बेटा? सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि कोई बल की ग्रुप जुड़ा हुआ ही, जबकि यहाँ पे बल की ग्रुप लगे हुए हैं बेटा। यहाँ देखो अटैकिंग पोजीशन इधर से, इसमें इधर से कर लो, इसमें इधर से, इसमें इधर से। तो यहाँ पे क्या अटैक करना क्या है बेटा? आसान है, क्योंकि यहाँ पे कोई बल की ग्रुप है, तो आराम से पीछे से आएगा, X माइनस का धक्का देके बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कब आसान होगी? जब आसपास भीड़ भाड़ है ना हो। भाई जहां अटैक करने जा रहे हो वहां भीड़ भाड़ है ना हो, तो सबसे आसान है अटैक करना। कि सर ये तो आपकी बात एकदम सही है। तो मैं क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आई बेटा? कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है बेटा? भीड़ भाड़। क्या होता है बेटा? भीड़ भाड़ क्या होनी चाहिए? कम। क्या बात समझ में आई बेटा? जितनी कम भीड़ भाड़ उतनी रेट ऑफ रिएक्शन है ज्यादा। क्या ये बात सबको क्लियर होगी बेटा? तो इसका मतलब मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछूं तो सबसे ज्यादा कौन देगा? कि सर ये मिथाइल हैलाइड। कौन देगा? फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। आगे बात समझ में। अब बात आती है कि सर ये तो ऑर्डर है, ये तो क्या है? ऑर्डर में तो मैं कह सकता हूँ ना भाई, ये टॉप पर है तो ये लोअर है। ऑर्डर तो आ ही सकता है, हो सकता है लोअर वाला फेल ही हो रखा हो, पर क्लास में तो लास्ट रैंक पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सिंपल सी कहानी है कि सर यहाँ पे टर्सरी जाएगा कि क्या देगा? तो देखो टर्सरी वाला है, इसको मैंने पूछा तू SN1 देगा कि SN2? क्या मैं आज SN2 दूं ना कल दूं? बैक साइड अटैक मेरे पॉसिबल है, मैं तो SN1 दूंगा। क्या दूंगा? कि वहां पे नाम क्यों लिखवा रखा है? कि ऑर्डर में लिख दो नाम, सबसे घटिया वहां का मैं यूं देख लो, वहां पे मैं सबसे कम हूं, यहाँ मैं सबसे ज्यादा। तो मैं तो SN1 ही दूंगा, मेरी इज्जत इधर ही है, उधर तो मेरी बेइज्जती है, उधर तो मेरी क्या है? तो ये SN2 हमेशा क्या, टर्सरी का जो हेलाइड्स होंगे वो हमेशा क्या देंगे? SN1। तो अब समझ में आया कि आपको अगर दो रिएक्शन में टर्सरी दिखा तो आप कहोगे तू SN1 दे, पहले X निकाल, कार्बोकेटाइन बना, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा। आ रही बात में? तो टर्सरी वाले ने कहा मैं SN1 दूंगा, SN2 कभी भी ऑर्डर में लिख लो, चाहे नाम मेरा, ऑर्डर तो लिख सकते हैं। आ रही बात में? पर रिएक्शन मेरी इधर से यानी। फिर हमने कहा प्राइमरी एलाइड और मिथाइल को, मैं तुम्हारा क्या हाल है बोलो भाई? कि देखो सिंपल सी कहानी है, हम SN1 नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे? कि सिंपल सी कहानी, हमारे पास क्या है बेटा? स्टेबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है? कि यहाँ कोई इज्जत नहीं है, कार्बोकेटाइन बनता है, भूखे मरते फिरते, कोई मतलब है? उधर जाएंगे हम, वहां हमारी इज्जत भी है। तो जो मिथाइल है और ये प्राइमरी एलाइड है, ये क्या करेंगे बेटा? SN1 को फेवर करेंगे, SN2 को सॉरी। तो देखो चार से दो का तो फैसला हो गया, CH3X और प्राइमरी क्या देंगे? SN2, और CH3 और प्राइमरी क्या देंगे? SN1। ये जनरल ऑर्डर है, थोड़ा बहुत इसमें डेविएशन आता जाएगा ना। तो ये SN1 देंगे और ये क्या देंगे बेटा? SN2। सॉरी टर्सरी तो क्या देगा? SN1, और ये क्या देंगे बेटा? SN2। तो क्या फैसला निकला कि सर टर्सरी SN2 नहीं देगा, क्या देगा? SN1। प्राइमरी और मिथाइल क्या देंगे? SN2। अब बचा सेकेंडरी, कौन बचा? सेकेंडरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दो। दो मतलब है दोगला, दोगला कुछ भी दे सकता है। क्लियर है? तो ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, क्या है बेटा? क्लियर है? कि सर सॉल्वेंट डिपेंडेंट मतलब अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ
तो कहेगा SN1 जिंदाबाद, हमारे तो खानदान ही SN1 देते आए, ऐसा कहेगा। जैसे पोलर एप्रोटिक जाएगा कि खानदान से क्या मतलब है, हम तो SN2 देंगे, हम तो क्या देंगे, टू। टाइम के साथ बदल जाएगा, तो दो का मतलब है दोगुना। इसकी कोई बात है आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से सुगले मांझा, अगर बात करें बेटा SN1 में, तो SN1 में बेटा क्या होता है कि पहले रिएक्शन किस में जाएगी बेटा, देखो ध्यान से कि आपके पास रिएक्शन में RX लगा हुआ है, ये RX टूट के क्या बनाता है बेटा, R प्लस और X माइनस, और ये R प्लस पे फिर कौन अटैक करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, RNU में। तो देखो पहले ये रिएक्शन हुई है बेटा, मतलब RX किस में जा रहा है, R प्लस में, तो देखो ये रहा RX रिएक्टेंट, और ये किस में गया बेटा, R प्लस में, इंटरमीडिएट में गया बेटा। तो देखो इस रिएक्शन की भी तो ट्रांजिशन स्टेट आएगी कि नहीं आएगी, वो तो हमने वहां दिखाई नहीं, लेकिन होगी तो इसकी भी ट्रांजिशन स्टेट तो हर रिएक्शन की होती है। और ये आपका इंटरमीडिएट आ गया, क्या आ गया, ऑल ओवर रिएक्शन का इंटरमीडिएट होगा, पहली रिएक्शन का तो प्रोडक्ट था ये, एक तरह से पहले रिएक्शन का तो कौन है, फिर ये पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट अगली रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट, मतलब सॉरी रिएक्टेंट। अब देखो ये एक तरह से अगर रिएक्टेंट है तो ये किस में जा रहा है बेटा, प्रोडक्ट में, किस में जा रहे हैं, तो क्या एक और ट्रांजिशन स्टेट आएगी, मतलब पहले ये टूट रहा है इसकी ट्रांजिशन स्टेट, फिर ये अटैक कर रहा है इसकी, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से कि मुझे पता है पहली स्टेप क्या है, स्लो, तो पहली स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी यहां से नापनी है, यहां से मत नाप देना, कहां से नापनी है, यहां से, क्लियर है। तो पहली स्टेप की क्या होगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और दूसरी स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। आगे बात समझ में, क्योंकि पहली स्टेप क्या आती है बेटा, फास्ट, स्लो। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, पहली की दूसरे की कम, पहली स्लो है दूसरी फास्ट। आगे समझ में, ग्राफ देख के वहां बना दोगे। तो इसमें तो क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, कोई इंटरमीडिएट है, तो रिएक्टेंट के बीच में ट्रांजिट और सीधा ही प्रोडक्ट। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक सबको समझ में आया बेटा, समय, और अभी तो बहुत पड़ा है भाई, बहुत समय पड़ा है, बोलो कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट देखो, अब अपन बात करते हैं स्टीरियो की। अब देखो रिएक्शन समझा दी, रिएक्शन में कुछ है ही नहीं, देखा अच्छा सुगले, रिएक्शन बहुत आसान है कि सर कैसे, कि देखो दो तरह के मैकेनिज्म है, एक एक्स निकल जाए, कार्बोकेटाइन बने, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, कहानी खत्म। दूसरी क्या पढ़ाई बेटा, कि एक्स पे लात मार के पीछे से अटैक करे और बाहर निकाल दे, पहली वाली SN1 है, दूसरी SN2, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि SN1 कौन देंगे बेटा, जिनमें कार्बोकेटाइन स्टेबल है, और SN2 वो देंगे जिनमें क्या होगा, भीड़ भाड़ क्या होगी, भीड़ भाड़ क्या होगी, कम, क्लियर है। तो हमें पहले तो ये देख के समझ में आ गया कौन SN1 देगा, कौन है SN2। अब बात करते हैं उनकी स्टीरियो कैसे वेरिएबल है। अरे बात मान जा बेटा, सबसे पहले केस पढ़ते हैं जब हमारा रिएक्टेंट वो एकायरल है, क्या है बेटा, एकायरल रिएक्टेंट है SN1 में। एकायरल मतलब इसमें कोई कायरल सेंटर है नहीं है, खत्म चीज है, सारी बात में, तो इसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है। और ये कार्बन कैसा है बेटा, sp3, चार पेन देना, छोटे वाले पेन चाहिए, चलो जी, देखो बेटा ध्यान से, ये बेटा आपके पास में, बोलो कोई दिक्कत है, ये अपने पास में sp3 ऐसा होता है, ये ऐसा ही है बेटा, तीन तरफ CH3 और एक तरफ है X, ये मान लिया X है, ये क्या है बेटा X, ये फिर इसको अलग से पेन है, इसको X मान लेते हैं, और ये तीन तरफ क्या लगे हुए हैं CH3, ये तीन CH3 X है, ये sp3 है, कैसा है बेटा, पहली स्टेप में क्या होता है, ये चला जाता है। अब अगर ये चला गया तो मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, कार्बोकेटाइन, और जैसे कार्बोकेटाइन आया तो बेटा देखो ये तो चार बॉन्ड बने हुए, तो कार्बन sp3 है बेटा इसका, लेकिन इस पे तो तीन ही बॉन्ड बने हुए, तो कार्बोकेटाइन कैसा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होता है, प्लेनर। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा ही होगा। और अगर ये ऐसा है तो ध्यान से समझो बेटा, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब अगली स्टेप में आएगा न्यूक्लियोफाइल, कौन आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, कि सर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और कि सर दोनों तरफ से अटैक क्यों कर सकता है, क्योंकि बेटा पहली स्टेप में कौन हुआ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऊपर लगा हुआ था, ये छोड़ के चला गया जो लिविंग ग्रुप था, अब यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया, ये प्लेनर है। अब जो न्यूक्लियोफाइल उसे पता ही नहीं था, वो तो बाद में है ना, उसको पता ही नहीं था कि लिविंग ग्रुप इधर था या इधर, और प्लेनर है तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। अगर ऊपर से अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा बेटा, और नीचे से अटैक करेगा तो उल्टा बन जाएगा। मतलब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है जो कार्बोकेटाइन बना,
इस पे न्यूक्लियोफाइल एक तो उधर से अटैक कर दे जिधर से लिविंग ग्रुप गया था भाई, अगर जिधर से गया उधर ही अटैक कर दे तो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, देखो ऐसा, इधर था इधर ही आगे जुड़ गया, ऊपर से आया तो, और नीचे से आया तो उल्टा बनेगा भाई, उसे तो पता नहीं ना किधर से आना है भाई, ऐसा है कार्बोकेटाइन, ऊपर से आया तो जैसा था वैसा ही, और नीचे से आया तो उल्टा। तो अपन ने कहा कि इधर एक्स लगा हुआ था, इधर से एक्स हटा, इधर ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, एक पॉसिबिलिटी तो ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बैक साइड से अटैक करता, ये बनता। तो बताओ कितने प्रोडक्ट बनने के चांस है, दो। इस सर दो प्रोडक्ट बनने के चांस है, क्योंकि बेटा न्यूक्लियोफाइल उधर ही भी जुड़ सकता है, कार्बोकेटाइन है तो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी। तो ध्यान रहे बेटा, इस रिएक्शन में जब कार्बोकेटाइन बने तो आप दो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करोगे। अब नेक्स्ट सुनो, मुझे पता ही रिएक्टेंट एकाइरल था, इस प्रोडक्ट में कायरल सेंटर है क्या है, इसका मतलब ये एकाइरल है और ये इसकी मिरर इमेज है, एकाइरल की मिरर इमेज है आइडेंटिकल। तो बताओ दो प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट बनने की तो दो कोशिश की, लेकिन हमने कहा चोरी पकड़ी गई, दो बनने नहीं सकते, तुम तो एक हो, तुम दो के मेरी मिरर इमेज के बनता, फिर हमें कोई लेना देना एकाइरल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे का कोई लेना देना इनमें होता ही। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, व्हेन रिएक्टेंट इज कायरल, व्हेन रिएक्टेंट इज एकाइरल, सॉरी व्हेन रिएक्टेंट इज एकाइरल, प्रोडक्ट भी क्या है एकाइरल। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, एक, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, क्या बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत, जब इसके पास एक भी कायरल सेंटर नहीं था। नेक्स्ट वन सेम कहानी अपन बेटा SN2 में करते हैं, किसमें करते हैं बेटा, सेम केस है कि अपना रिएक्टेंट क्या है एकाइरल, देख लो ये रिएक्टेंट एकाइरल है कि नहीं है, देखो इसमें तीन हाइड्रोजन लगे हुए, क्या लगे हुए, तीन है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ध्यान समझो बेटा, जैसे न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो क्या इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि एक ही पॉसिबिलिटी है, पीछे से अटैक करने की तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है। तो बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, दो की एक, यहाँ तो दो बनने की पॉसिबिलिटी थी, वो तो हमने चोरी पकड़ के कहा तुम दोनों सेम हो, यहाँ तो पॉसिबिलिटी दो है ही भाई, वहां तो कार्बोकेटाइन तो आप ऊपर से आ जाओ चाहे नीचे से, यहाँ तो बैक साइड से अटैक करना, बैक साइड से अटैक करने का पॉसिबिलिटी एक, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो हमेशा ही कितना रहना है, एक, तो एक तो चीज श्योर बात, तो हमेशा एक ही बनाएगा, इसमें फिर भी दो बन सकते हैं, अभी तो नहीं बने आगे बन सकते होंगे, इसमें तो दो बनने की पॉसिबिलिटी। हमने कहा रिएक्टेंट कैसा है एकाइरल, प्रोडक्ट भी कैसा है एकाइरल, तो केस फर्स्ट में क्या हुआ, व्हेन रिएक्टेंट इज एकाइरल, प्रोडक्ट भी क्या मिला, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने मिले, एक, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, तो बेटा इस केस में अपने जनरली क्या रखते थे बेटा, जिधर से न्यूक्लियोफाइल गया उधर ही जुड़ गया, लिविंग ग्रुप जिधर से गया उधर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, उसे बोलते हैं रिटेंशन, क्या बोलते हैं, और पीछे से आया तो इन्वर्जन, उसे क्या बोलते हैं। तो बेटा जनरली क्या होता है, 50% रिटेंशन होता है, 50% ही क्या होता है, इन्वर्जन, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट जो बड़ा ध्यान से केस सेकंड की बात करते हैं, भाई बनने की पॉसिबिलिटी 50-50 होते हैं, ऊपर से भी आने की पॉसिबिलिटी 50, नीचे से भी आने की पॉसिबिलिटी 50, इसमें SN1 में भाई कार्बोकेटाइन बना, अब ऊपर से आ जाओ या नीचे से। अब नेक्स्ट देखो बेटा केस सेकंड, व्हेन वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, दोनों के लिए एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, सिर्फ एक और कुछ ना हो, तो देखो बेटा अगर इसमें एक कायरल सेंटर है यहाँ पे, तो पहले स्टेप में एक्स बाहर जाएगा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन क्या बना बेटा, कैसा होता है sp2 प्लेनर। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहां से अटैक कर सकता है इस कार्बोकेटाइन पे, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, कि सर दो पॉसिबिलिटी, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और अगर दो पॉसिबिलिटी है तो एक ऊपर से मतलब एक तो जहां से एक्स गए वहीं न्यूक्लियोफाइल आ जाए, और एक उसके बैक साइड आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है भाई, जिधर से गया उधर ही जुड़ जाएगा उसके ऑपोजिट से, तो एक्स इधर से गया तो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ गया, या फिर ऑपोजिट जुड़ गया। अब देखो ध्यान से कि ये जो अपना रिएक्टेंट तो कायरल था, प्रोडक्ट भी कैसा है, एक ही कायरल सेंटर है, और एक कायरल सेंटर वाला हमेशा क्या होता है कायरल, ये हमेशा का एक कायरल सेंटर वाला हमेशा कायरल, देखो CH3 एक ही कायरल सेंटर है, तो ये पक्का क्या छोड़ो कायरल, क्या है बेटा। और अगर बेटा कोई चीज कायरल है तो उसकी मिरर इमेज क्या होती है, एनाइंशोमर, और जो कायरल की मिरर इमेज एनाइंशोमर, एनाइंशोमर क्या होते हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट। अगर ये डेक्स्ट्रो घुमाएगा तो ये, मुझे नहीं पता ये लीवो एक डेक्स्ट्रो, मुझे कुछ भी इसका अंदाजा, ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता भाई, इस बारे में अपनी कोई राय नहीं है, पर ये पक्का पता है कि एक का बनने की पॉसिबिलिटी 50-50 है, ये भी 50 बनेगा और ये भी। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने, पहले तो दो, लेकिन बेटा दोनों क्या है बेटा, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, दोनों एनाइंशोमर, एनाइंशोमर का मिक्सर है,
तो ऑल ओवर जो सॉल्यूशन है, अगर ये रेसिमिक बन गया तो ऑल ओवर प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। तो देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो पहले वाला भी था, ये वाला भी है, दोनों में फर्क क्या है कि सर वो तो खत्म है, उनमें तो कोई कायरल सेंटर है नहीं, वो तो अनपढ़ लोग है, वो तो क्या है, ये तो पढ़े लिखे लोग मर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग है, ये भी लाइट घुमा रहा है, ये भी लाइट घुमा रहा है, लेकिन ऑपोजिट घुमा रहे और हो रहे, कुछ नहीं आ रहा। तो दोनों में फर्क है। तो क्या एक भी कायरल, एक कायरल वाला क्या मैं वैसे बोल सकता हूँ SN1 में हमेशा रेसिमिक बनेगा कि ना? अगर पहले वाले में तो रेसिमिक नहीं बना था, वो तो एक कायरल का मिक्सर था ना। SN1 में रेसिमिक कब बनेगा? जब एक कायरल सेंटर हो। कितने कायरल सेंटर हो? एक। अब नेक्स्ट देखो केस सेकंड, SN2 में किसमें बात करें? अब न्यूक्लियोफाइल है, कौन है बेटा? अब न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा बेटा? बैक साइड से अटैक करेगा। तो जस्ट बैक साइड से अटैक करेगा तो एक्स निकल जाएगा और उसके जस्ट ऑपोजिट न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। अब देखो बड़ा ध्यान से, ये बेटा अब यहां से एक्स चला गया और उसके जस्ट नीचे से आगे जुड़ा, तो प्रोडक्ट देखो ऐसा था रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जस्ट उसका क्या होगा? उल्टा। तो अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास एक कायरल सेंटर है, मतलब रिएक्टेंट कैसा था? कायरल, और प्रोडक्ट भी कैसा बना है? कायरल। और दो बनने की तो पॉसिबिलिटी पहले देख चुका है ही नहीं। प्रोडक्ट कितने बनने की पॉसिबिलिटी है? एक। कितने है बेटा? एक। तो मैंने कहा अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये पक्का क्या होगा? क्योंकि उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है? तो रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो तो प्रोडक्ट है लीवो, रिएक्टेंट लीवो तो प्रोडक्ट है। इसी को एक साइंटिस्ट था पगला सा, उसने नाम था वाल्टन, उसने बताया तो नाम हो गया वाल्टन इन्वर्जन। क्या हो गया? तो वाल्टन इन्वर्जन कब होता है कि सर SN1 रिएक्शन में क्या होता है बेटा? जिस सेंटर, सॉरी SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जिस सेंटर पे अटैक करता है उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? डेक्स्ट्रो का लीवो, लीवो का डेक्स्ट्रो। इस इन्वर्जन को क्या बोलते हैं? वोल्टन इन्वर्जन। तो SN1 में क्या होता है कि सर इसमें तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं, जबकि SN2 में जिस सेंटर पे अटैक हुआ वहां पे सिर्फ क्या होता है? इन्वर्जन होता है। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने? एक। अब बताओ प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा कि इनएक्टिव? एक्टिव, एक ही प्रोडक्ट है, एक्टिव है वो। तो उल्टा घुमाता हूं, लाइट को घुमाता तो है, दोनों केस में उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव, बोलो कोई दिक्कत है? तो ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन कायरल सेंटर रिवर्स से ऑप्टिकल एक्टिविटी लाइक डेक्स्ट्रो टू लीवो, लीवो टू नॉन एज ए। लास्ट केस पढ़ेंगे, क्लास छोड़ देंगे। केस थर्ड, ध्यान से। when we have two chiral center, when we have दो chiral center और one center participate in substitution reaction, दूसरे का कोई लेना देना। दूसरा कौन हुआ फिर? फूफा। कौन हुआ? फूफा। पहले बात हो चुकी है, तो इसका मतलब पहले ही पता है क्या होना है? डायस्टीरियोमर्स। क्या हुआ बेटा? अगर आपके पास दो कायरल सेंटर है और एक फूफा जी रिएक्शन में पार्टिसिपेट है, पहले स्टेप में एक्स बाहर जाएगा, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, कौन आएगा? तो उधर वाले कार्बोकेटाइन बना, पहले स्टेप में एक्स गया कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक कर सकता है जिधर से लिविंग ग्रुप गया, और उसके ऑपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो दो प्रोडक्ट बने। तो लेकिन जो चेंज हुआ वो तो सिर्फ यही चेंज हुआ, यहां तो चेंज हुआ ही। तो रेसिमिक बनेगा क्या? नहीं सर, कि रेसिमिक तो मिरर इमेज बनना चाहिए, पर वो तो पहले से एक फूफा तो बैठा है यहाँ पे, और एक फूफा पहले से बैठा हुआ, तो हमें पता है वो क्या होता है। तो क्या SN1 में हमेशा रेसिमिक बनेगा? ना। हमेशा डायस्टेरियोमर बनेगा? ना। हमेशा कायरल होगा? ना। क्योंकि डायस्टेरियोमर का मिक्सर तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। डायस्टेरियोमर का मिक्सर क्या होता है? ऑप्टिकली। पहले दो केस में कायरल था, ऑल ओवर सॉल्यूशन कायरल था, अब तो नहीं है। अगर इसकी बात करें तो हमें पता है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा, तो जिधर से एक्स निकला उसके ऑपोजिट साइड पे कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या इसे अपन डायस्टेरियोमर बोलेंगे कि सर डायस्टेरियोमर तब बोलोगे जब दो पेयर बनेंगे, या दो पेयर बनने ही होगा क्या कि सर जिस सेंटर पे अटैक किया उसका तो पता नहीं, लेकिन जिस पे अटैक किया उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रिवर्स हो जाएगी ऊपर वाले की। तो क्या पूरे मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी रिवर्स होगी क्या यहाँ पे? नहीं, पूरे की, क्योंकि ऊपर वाला फूफा तो तैयार ही बेटा कि हमारे को यहाँ पे रिएक्शन है, रिएक्शन नीचे रिएक्शन है, उसी की ऑप्टिकल एक्टिविटी बदली होगी मेरी। तो आ रही बात में, तो इसका अपन कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर भी कितने बनने? एक। ऑप्टिकल एक्टिव रहना है। तो अपन ने क्या पढ़ लिया? इफ न्यूक्लियोफाइल, क्या लिखा है? हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट बात है, तो इन इंपॉर्टेंट बात को अपन इन SN1 रिएक्शन इफ माइग्रेशन इज पॉसिबल। हाँ कोई ना, अभी दो लाइन खत्म कर देते हैं। देखो बेटा SN1 रिएक्शन में कौन बना बेटा? कार्बोकेटाइन।
और कार्बोकेटाइन क्या होता है? आवारा। क्या होता है? आवारा मतलब है माइग्रेशन करेगा। So in SN1 reaction, if migration of carbocation is possible, then final product get by migration. हम माइग्रेशन से ही निकालेंगे, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी हुई तो वो किससे निकालेंगे? पहले स्टेप। माइग्रेशन से मतलब नहीं वो कितना स्टेबल हो गया होगा, पहले स्टेप से देखेंगे, क्योंकि पहले स्टेप ही तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप जैसे पहली स्टेप बनी वहीं देख लो रेट ऑफ रिएक्शन। अगर दो रिएक्शन में कंपेयर करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो पहले स्टेप के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। माइग्रेशन से तो क्या निकालना है? प्रोडक्ट। क्या निकालना है भाई? ये दो रिएक्शन है आपके पास में, मैंने कहा एक तो ये है बेटा आपके पास, क्लियर है? एक ही है बेटा। मैंने कहा इन दोनों में से SN1 की रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट किसकी होगी? तो आप सबसे पहले क्या करोगे? Cl को निकालोगे। इसका Cl हटा दोगे तो यहाँ क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। इसका Cl हटा दोगे तो इस पे क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अब बताओ इसके कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0। इसके पास है 6। तो बताओ कौन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? इसकी। आगे बात में, लेकिन इसका प्रोडक्ट यहां से नहीं आएगा, प्रोडक्ट के लिए माइग्रेशन करेगा। क्या करेगा? तो आप आंसर, रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर हमें माइग्रेशन से नहीं देना है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन तो देखो प्रोडक्ट तो इससे बनेगा ना फाइनल, माइग्रेशन होगा पहले। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन में माइग्रेशन को इंक्लूड नहीं करना है। माइग्रेशन सिर्फ कहां इंक्लूड होनी है? प्रोडक्ट में। पहले Cl हटा, कार्बोकेटाइन बना, यहीं पे कर दो कंपेयर कि तू खत्म तू बढ़िया। अब ये कहता है मैं खत्म तो हूं, मेरा प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट तेरा माइग्रेशन से आएगा। किससे आएगा? पर वो रेट ऑफ रिएक्शन में काउंटेबल है। अब देखो बेटा ध्यान से कि SN2 रिएक्शन होता है ना, इसमें आपको पता है बेटा कि न्यूक्लियोफाइल का रोल होता है। अगर आपको रिएक्शन में कुछ नहीं लिखा जाए और ऐसा लिख दे हाई कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन क्या लिख दे? हाई, तो आप उस रिएक्शन में SN2 प्रेफर करोगे। क्या प्रेफर करोगे? इफ न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन इज वेरी हाई देन SN2 रिएक्शन इज ए कैरिड आउट। वो लिख देगा ऐसे हाई कंसंट्रेशन। आगे बात में, अब अपन इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? अब बेटा इससे कल पढ़ के आओगे SN1 SN2 को अच्छे से रट्टा मार के आओगे, ठीक है?